नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको हर फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अर्थात BCI द्वारा AIB एग्ज़ाम 15वें एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी हो गया है और यह 15वां एग्ज़ाम 24 जनवरी 2021 को होना तय है और जिसके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। BCI ने 24 दिसंबर को इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। BCI द्वारा लिए जाने वाले इस एग्ज़ाम के अंतर्गत प्रतिवर्ष 2 बार ये एग्ज़ाम आयोजित करवाया जाता है। मल्टीपल चॉइस टाइप के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और ओपन बुक पद्धति पर यह एग्ज़ाम आधारित होता है, जिसमें आप अपने साथ कितनी भी बुक्स ले जा सकते हैं और इन बुक्स में से देखकर आपको इनके क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। ऐसे में मैं आपके लिए ये एक सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लिए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के प्रश्न पत्रों को हम अपने वीडियो के माध्यम से सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। जिसके अंतर्गत आज यह वीडियो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए AIB एग्ज़ाम 23 दिसंबर 2018 को आयोजित किए जाने वाले इस एग्ज़ाम के पेपर को हम यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि CRPC की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा चिकित्सक द्वारा बलात्कार के आरोप में व्यक्ति की परीक्षा से संबंध रखती है? तो धारा 53A बलात्कार के मामलों में चिकित्सीय परीक्षण के बारे में प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है कि CRPC की धारा 167 के मुताबिक आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कितने दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता? तो एक बार में 15 दिनों से ज़्यादा किसी भी आरोपी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अगला प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 122 के तहत विवाद के दौरान पति या पत्नी के बीच के विवाद को या संवाद को विवाह के टूट जाने के बाद भी उस संवाद को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, अर्थात उन्हें बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता पति पत्नी के बीच के व्यवहार को। अगला है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि एक सहयोगी भी एक सक्षम साक्षी हो सकता है, अर्थात सह अपराधी के सक्षम साक्षी होने के संदर्भ में धारा 133 प्रावधान करती है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 133 इस संदर्भ में प्रावधान करती है कि एक सह अभियुक्त भी एक सक्षम साक्षी होता है। अगला प्रश्न है कि CRPC की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा क्षमा योग्य अपराधों के संबंध में संबंध रखती है? तो CRPC की धारा 320 इस संदर्भ में प्रावधान करती है। धारा 320 के अंतर्गत दो सूची दी गई है, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से अपराध क्षमा योग्य होते हैं और क्षमा योग्य अपराधों को किस प्रकार से क्षमा किया जा सकता है। जिसकी पहली सूची में बताया गया कि पीड़ित व्यक्ति से कॉम्प्रोमाइज करके अपराध को क्षमा किया जा सकता है और उसकी सेकंड जो सूची है उसमें बताया गया कि न्यायालय की आज्ञा के बिना कुछ अपराधों का क्षमा नहीं किया जा सकता या जिन अपराधों को न्यायालय की आज्ञा से ही क्षमा किया जा सकता है, उन अपराधों की लिस्ट धारा 320 की सेकंड सूची में बताई गई है। अगला प्रश्न है कि CRPC की धारा 468 के तहत संज्ञान लेने के समय सीमा क्या है? तो धारा 468 में अधिकतम समय सीमा 3 वर्ष बताई गई है, जो कि यदि आप अपने साथ यह बुक्स लेके जाते हैं CRPC की और जब आप इसका 468 का सेक्शन देखेंगे, जिसकी सब सेक्शन 2 में लिमिटेशन पीरियड बताया गया है, जिसमें अधिकतम लिमिटेशन पीरियड जो बताया गया है वह 3 वर्ष का बताया गया है। यानी पहला जो बताया गया कि अगर अपराध ऐसा है कि केवल जुर्माने से दंडनीय है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका लिमिटेशन जो होगा वह 6 माह होगा और यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक की अवधि अनधिक अवधि का यानी कि 1 वर्ष तक की सजा जिस अपराध में होती है, ऐसे अपराध का संज्ञान सीमा परिसीमा जो है वह 1 वर्ष की होगी
और ऐसे अपराध जिनमें 1 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है किंतु 3 वर्ष से अधिक की नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में 3 वर्ष उसका लिमिटेशन बताया गया है, परिसीमा बताई गई है ऐसे अपराध के संज्ञान की। तो धारा 468 में 3 वर्ष का समय सीमा बताई गई है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक प्रतिष्ठान का क्या अर्थ है? तो औद्योगिक प्रतिष्ठान का अर्थ, तो आपके ऑप्शन है कारखाना, खान, वृक्षारोपण या उद्योग। तो औद्योगिक प्रतिष्ठान के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? चारों आते हैं। कारखाना, खान और वृक्षारोपण आता है, या कारखाना और खानें आती हैं, या केवल कारखाना ही औद्योगिक प्रतिष्ठान की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि औद्योगिक प्रतिष्ठान के अंतर्गत क्या सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, हड़ताल केवल तभी होनी चाहिए जब कम से कम कितने प्रतिशत श्रमिक हड़ताल के समर्थन में हो, उक्त खालिस्तान की आप पूर्ति करनी है। तो यह भी औद्योगिक विवाद अधिनियम से प्रश्न पूछा गया और लेबर लॉ का यह प्रश्न है। तो जब आप अपने साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम का जो बैरक है वह लेकर जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। और इसका सही आंसर भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एक हड़ताल कब होनी चाहिए, एक हड़ताल में कम से कम कितने प्रतिशत श्रमिक शामिल हो तभी वह हड़ताल कहलाती है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक संबंध निम्नलिखित क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं? सामूहिक सौदा, श्रम कानून, औद्योगिक संबंध प्रशिक्षण या ट्रेड यूनियन। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4, यानी कि चारों चीजें इसमें शामिल है। औद्योगिक संबंध इन चारों चीजों से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, यूपी राज्य बनाम नवाब हुसैन 1977 SCR 3 428, ये केस लो किससे संबंध रखता है? रेस न्यायाधीन पूर्व न्याय, रचनात्मक पूर्व न्याय या निर्णयात्मक पूर्व न्याय। तो इसका सही आंसर होगा रचनात्मक पूर्व न्याय। अगला प्रश्न है कि एक्स पुणे में रह रहा है, उसका भाई वाई मुंबई में, एक्स दिल्ली और बेंगलोर में स्थित अपनी संयुक्त संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा करना चाहता है, तो वह मुकदमा कहां कर सकता है? तो क्या वह मुकदमा केवल दिल्ली में कर सकता है, मुकदमा केवल बेंगलोर में किया जा सकता है, मुकदमा या तो दिल्ली में या बेंगलोर में किया जा सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मुकदमा या तो दिल्ली में किया जा सकता है या बेंगलोर में किया जा सकता है। प्रश्नगत प्रश्न में पूछा गया कि एक्स पुणे में रहता है और उसका भाई वाई जो मुंबई में रहता है, और एक्स दिल्ली और बेंगलोर में स्थित संपत्ति के विभाजन के लिए अगर दावा करना चाहता है तो वह दिल्ली या बेंगलोर में कहीं पर भी दावा कर सकता है। अगला प्रश्न है कि वाई की भोपाल में अचल संपत्ति है और वह व्यक्तिगत रूप से इंदौर में गलत काम करता है। संपत्ति के साथ गलत कार्य करने के लिए उससे मुआवजे प्राप्त करने के लिए मुकदमा किया जा सकता है। कहां पर किया जा सकता है इसका मुकदमा? तो इसका मुकदमा भोपाल या इंदौर में कहीं पर भी किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3।
ये प्रश्न सीपीसी के क्षेत्राधिकार विषयक प्रश्न से पूछा गया है, धारा 15 से लेकर 20 के मध्य। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा मालिक शब्द को परिभाषित करती है? तो दोस्तों, मालिक शब्द की जो डेफिनेशन है वह धारा 2 की उपधारा 30 में बताई गई है। तो जब आप एमवी एक्ट का बेयर एक्ट अपने साथ लेकर जाएंगे और इन चारों सेक्शंस को खोल के जब आप देखेंगे, सेक्शंस 2 के अंतर्गत 25, 30, 31 और 32, तो आपको मालिक शब्द की डेफिनेशन स्पष्ट तौर पर धारा 2 उपधारा 30 के अंतर्गत मिल जाएगी और यह प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप अपने साथ बेयर एक्ट जरूर लेके जाएं, अधिक से अधिक, जितने ज्यादा हो सकें। अगला प्रश्न है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत एक औद्योगिक सहमति में आमतौर पर किसी व्यक्ति के स्वामित्व में या व्यक्तियों के सहयोग से कंपनी होने के नाते कम से कम होने वाले नियोजित कार्यकर्ताओं के लिए आवासीय घरों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने की इच्छा रखने या उसके साथ जुड़ी सुविधाओं के प्रावधान के लिए जहां तक ऐसी भूमि के लिए अधिग्रहण की सहमति हो, उस हिस्से को उस उद्देश्य से एक कंपनी माना जाता है। धारा 4, 5A, 6, 7 और 50 में कंपनी को इस तरह की सहमति के संदर्भ में भी संदर्भित किया जाएगा। इसमें जो खाली जगह है उसको भरना है और खाली जगह के अंतर्गत आएगा 100। तो कम से कम 100 अगर नियोजित कार्यकर्ताओं के लिए, इसका सही आंसर होगा अगला प्रश्न है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कंपनी का अर्थ क्या है? तो कंपनी का अर्थ है, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 में परिभाषित कोई भी कंपनी खंड सीसी में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी के अलावा, अर्थात यहां स्पष्ट तौर पर यह बताया गया है कि जो कंपनी अधिनियम में जो कंपनी की डेफिनेशन दी गई है वही डेफिनेशन यहां पर है भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भी कंपनी की डेफिनेशन वही मानी जाएगी। अगला प्रश्न है कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत किस धारा में कहा गया है कि अन्य व्यक्ति की आय को कुल आय में शामिल किया जाएगा? तो धारा 60 से लेकर 65 में यह बात कही गई है और यह प्रश्न पूछा गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। धारा 60 से लेकर 65 के बीच ये बात कही गई। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष को हर साल अप्रैल के पहले दिन से शुरू होने वाले 12 महीने की अवधि के रूप में माना जाता है? तो उसे असेसमेंट ईयर कहा जाता है, निर्धारण वर्ष कहा जाता है, कर निर्धारण वर्ष होता है ये, जो कि अप्रैल की 1 तारीख से शुरू होता है। अगला प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 का कौन सा अनुभाग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाए गए अनुबंधों की वैधता से संबंध रखता है? तो धारा 10A इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाए गए अनुबंधों की वैधता के बारे में संबंध रखता है। अगला प्रश्न है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत गोद
लेने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो हिंदू विवाह अधिनियम और दत्तक ग्रहण अधिनियम के तहत गोद लिए जाने के लिए आवश्यक होगा कि बच्चे को वास्तविक रूप से गोद लेना और देना, ये चीज आवश्यक है। हिंदू पुरुष एक लड़की या बच्ची को गोद ले सकता है यदि दोनों के बीच उम्र का अंतर कम से कम हो। कितना? तो एक हिंदू पुरुष एक लड़की को गोद ले सकता है यदि उसकी उम्र के बीच, यानी कि दोनों की उम्र के बीच कम से कम 21 साल का डिफरेंस हो, अंतर हो। उसी परिस्थिति में गोद लिया जा सकता है। यह भी हिंदू गोद एवं उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से ये प्रश्न पूछा गया। यानी कि अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट का पूरा बैर एक्ट अपने साथ लेकर जाते हैं तो आप इन समस्त प्रश्नों के आंसर भी आप उसमें से आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हिंदू गोद एवं रखरखाव अधिनियम 1956 की धारा 21 के तहत निर्भर नहीं है? कौन इस पर निर्भर नहीं है? तो दादी। इसका सही आंसर होगा धारा 21 के तहत दादी। अगला प्रश्न है कि हदीस मुस्लिम कानून के स्रोत में से एक है, इसके अंतर्गत आता है। यानी कि पूछा गया कि हदीस क्या है या हदीस के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो हदीस का अर्थ होता है नबी के शब्द और कार्य। नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बौद्धिक संपदा अपील संबंधी बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? तो ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है कि पड़ोसी अधिकार प्रस्तुति का विषय क्या है? तो पड़ोसी अधिकार प्रस्तुति का जो विषय है, एक प्रदर्शन का विषय है ये। अगला प्रश्न है कि एडम स्मिथ ने कराधान के सिद्धांत की गणना की है जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। वह है समानता, निश्चितता, सुविधा और अर्थव्यवस्था। ये एडम स्मिथ के कराधान के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार सर जेम्स विलियम ने किस वर्ष में आयकर कानून पेश किया था? तो 1860 में सर जेम्स विल्सन ने आयकर कानून पेश किया था 1860 में पहली बार। अगला प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत एक व्यक्ति तभी सक्षम साक्षी या गवाह माना जाता है अगर वह उसे दिए गए प्रश्न को समझ लेता है और अपनी उम्र के बावजूद भी तर्क संगत उत्तर देता है तो वह एक सक्षम साक्षी कहलाता है, एक सक्षम गवाह होता है। और जिसके अंतर्गत चाहे गूंगा, बहरा या बालक भी एक सक्षम साक्षी हो सकता है यदि वह उससे पूछे गए प्रश्नों को समझ सकता है, उनका तर्क युक्त युक्ति युक्त तौर पर उत्तर दे सकता है, तो वह एक सक्षम साक्षी कहलाएगा। धारा 118
इंडियन एविडेंस एक्ट इस संदर्भ में प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय अप्रासंगिक है? आपराधिक अदालत का निर्णय अप्रासंगिक होगा धारा 43 के अंतर्गत इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत किसी गवाह को अपनी यादाश्त को ताजा करने का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा धारा 159। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 159 मेमोरी रिफ्रेश करने या स्मृति ताजा करने के संदर्भ में प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है निशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित प्रावधान किस में दिया गया है? तो निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का जो प्रावधान है वह सीआरपीसी की धारा 304 में दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 में निशुल्क कानूनी सहायता के संदर्भ में प्रावधान है। साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, लेकिन यहाँ आर्टिकल की बात नहीं की जा रही, यहाँ सेक्शंस की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है सीआरपीसी के निम्नलिखित प्रावधानों में से वह कौन सा प्रावधान है जिसके तहत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है? तो गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का जो प्रावधान है वह सीआरपीसी की धारा 57 के अंतर्गत दिया गया है। सीआरपीसी धारा 57 इस संदर्भ में प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कबूल किया गया बयान कौन दर्ज कर सकता है? तो 164 की जो बयान है वह एक जुडिशियल ऑफिसर न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त कर सकता है। 161 के बयान पुलिस अधिकारी नियुक्त करता है, दर्ज करता है, और 164 के बयान कोई भी न्यायिक अधिकारी दर्ज करता है। अगला प्रश्न है कि दलील सौदा अभिवाद चर्चा या प्ली बार्गेनिंग से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से कौन से अपराध पर लागू नहीं होते? तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक आर्थिक अपराध और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर दलील सौदाबाजी लागू नहीं होती। अगला प्रश्न है कि अधिकतम अवधि क्या है जिसके भीतर फास्ट ट्रैक पंच फैसला पूरा होना चाहिए? तो फास्ट ट्रैक का जो फैसला है वह अधिकतम 6 महीने के भीतर पूरा होना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धारा सम्मन के तौर पर कार्य करती है? तो धारा 61 ये सम्मन के तौर पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि सीआरपीसी के तहत न्यायाधीश के अभियोजन से संबंधित प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं? 36 का सही आंसर होगा 197। 197 इसका सही आंसर है। 197 में प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि जो प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि उसका उत्तर पूछने वाले के उपेक्षित उत्तर मिले, ऐसे प्रश्न को क्या कहते हैं?
तो ऐसे प्रश्न को सूचक प्रश्न कहा जाता है। सूचक प्रश्न के बारे में इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं और सूचक प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जो पूछने वाला उनका उत्तर, उसका अपेक्षित उत्तर उसे मिल जाए, ऐसा प्रश्न होता है। अगला प्रश्न है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत युवा अवस्था के विकल्प तलाक का एक आधार हो सकता है। इसका सही आंसर होगा केवल पत्नी के लिए। तो केवल पत्नी के लिए युवा अवस्था का विकल्प एक तलाक का आधार हो सकता है। यदि नाबालिग अवस्था में पत्नी की शादी कर दी जाए तो युवा अवस्था प्राप्त करने के पश्चात वह तलाक के लिए दावा कर सकती है कि वह इस शादी को नहीं मानती, या विवाह शून्य कराने का भी वाद दायर किया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा शून्य विवाह से हुए बच्चे की वैधता प्रदान करती है? यानी कि ऐसे विवाह जो शून्य कहलाते हैं फिर भी वैध संतान कहलाएगी, ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान भी। और इस संदर्भ में धारा 16 प्रावधान करती है कि शून्य विवाह से हुए बच्चे भी वैध कहलाएंगे। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के बजाय ग्लोबल कूलिंग में निम्नलिखित में से कौन योगदान देता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के बजाय ग्लोबल कूलिंग में एरोसोल्स यह योगदान देता है। अगला प्रश्न है कि ए और बी एक दूसरे के साथ मनोरंजन के लिए तलवारबाजी करने के लिए सहमत होते हैं। इस समझौते के अनुसार दोनों को किसी भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जो खेल के नियम के विरुद्ध ना खेलने से भी हो सकते हैं। और यदि ए अच्छे से खेलते समय बी को कोई नुकसान पहुंचा देता है तो ए का कोई अपराध नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अनुसार दिया गया है? तो ये जो प्रावधान है धारा 87 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 87 की स्वेच्छा तौर पर उठाई गई क्षति के बारे में आईपीसी के अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं। निजी रक्षा सेल्फ डिफेंस का अधिकार किस प्रावधान में दिए गए हैं? तो सेल्फ डिफेंस का जो प्रावधान है वह आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 के अंतर्गत दिए गए हैं। निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। और जब ये आप अपने साथ आईपीसी का बैरक लेकर जाएंगे तो आपको इस प्रश्न का आंसर भी इजी वे से प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा आपको एडवाइस यही है कि अपने साथ यथासंभव कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स या बैरक लेकर जाएं, तो आपको बड़ी मदद मिलेगी इन चीज़ों से। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति द्वारा विशिष्ट अचल संपत्ति पर कब्जा किए जाने पर उसे किस तरीके से निकलवाया जा सकता है? तो उसे सीपीसी के प्रोसीजर के द्वारा निकलवाया जा सकता है। सीपीसी 1908 1908 सिविल प्रक्रिया संहिता। अगला प्रश्न है विशिष्ट राहत अनुतोष अधिनियम एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 39 किस बात से संबंध रखती है? तो धारा 39 जो है वह उपरोक्त में से किसी संदर्भ में प्रावधान नहीं रखती है। उपकरण के पंजीकरण के बारे में नहीं करती, उपकरण को रद्द करने के बारे में नहीं करती, किसी उपकरण की शुद्धता के बारे में प्रावधान नहीं करती। तो धारा 39 किस संदर्भ में प्रावधान करती है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट
की धारा 39 किस संदर्भ में प्रावधान करती है? अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? तो संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। यह कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जहां नाबालिग के साथ अनुबंध किया जाता है उन्हें विशिष्ट राहत मिलती है या नहीं मिलती? तो जहां नाबालिग के साथ अगर अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी ने किया है तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें स्पेसिफिक तौर पर रिलीफ नहीं दी जाती या नहीं दी जा सकती, क्योंकि वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है कि नाबालिग के साथ जो किया गया कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड होता है। अगला है कि जिन पार्टियों को अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता उन्हें विशिष्ट राहत अधिनियम की किस धारा में रिलीफ प्रदान की जा सकती है? तो वो उन्हें धारा 28 के तहत उन्हें रिलीफ प्रदान की जा सकती है कि जिन व्यक्तियों को विशिष्ट अनुबंध के तौर पर राहत नहीं दी जा सकती उनको धारा 28 के तहत रिलीफ दी जाती है। किस तरह की संपत्ति स्थानांतरणीय है? कौन सी प्रॉपर्टी जो है वह ट्रांसफर योग्य है? तो कानून द्वारा निषिद्ध नहीं होने पर भी किसी भी प्रकार की संपत्ति जो है वह स्थानांतरण योग्य होती है। अगला प्रश्न है कि टीपी एक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अचल संपत्ति के तहत नहीं आता? यानी कि इनमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी नहीं होती है? तो छत के पंखे की बिक्री ये इसमें शामिल नहीं है। अपितु रखरखाव का दावा करने का अधिकार, किराए से संबंधित अधिकार, सुविधाओं का अधिकार ये शामिल है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों यदि हम इस वीडियो के माध्यम से वर्ष 2018 के इस 13वें EIB के एग्जाम के 13वें प्रश्न पत्र को पूरा सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और ऐसे में काफी बोरिंग भी हो जाएगा। तो हम 51 से लेके 100 तक के प्रश्न पत्र को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या हम इसका कंटिन्यू अगला पार्ट बनाएं या नहीं। तो फिलहाल अपन 50वां प्रश्न करते हैं कि एक्स ने ए पर प्रहार किया। इस हिंसक प्रहार ने ए को हिंसा करने के लिए उत्साहित किया। वाई ने दर्शक के तौर पर ए को क्रोध का लाभ उठाया और उसे एक्स को मारने के लिए कहा। ऐसा करने के लिए उसने ए के हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा दी। ए ने रिवॉल्वर से एक्स को मार दिया। ऐसी परिस्थिति में क्या उत्तरदायित्व किसके प्रति बनता है या कौन दोषी होगा? तो ऐसी परिस्थिति में ए हत्या करने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल, क्योंकि उसने एक्स को मार दिया है, और वाई क्योंकि उसने उसे उत्प्रेरित किया था और उसको रिवॉल्वर दी थी, इसीलिए वाई हत्या करने के लिए उकसाने के तौर पर उत्तरदायी है। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे प्रश्न वर्ष 2018 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए अखिल भारतीय बार परीक्षा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के 13वें प्रश्न पत्र का, जो कि 23 दिसंबर 2018 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया था। और इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रश्न संख्या 1 से 50 को सॉल्व किया है और 51 से लेकर 100 को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो
वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करें या नहीं। और इसी के अंतर्गत हम वर्ष 2017, 16 या 2012 तक की, क्योंकि 2012 से ये एग्जामिनेशन शुरू हुआ था, तो वहाँ तक के हम सभी वीडियो का जो प्रश्न पत्र हैं उन सब की वीडियो बनाएं या नहीं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो भी इसी की सेकंड पार्ट के तौर पर। जो ये 13वां प्रश्न पत्र है इसका सेकंड पार्ट हम प्रश्न संख्या 51 से लेकर 100 के तौर पर हम लेकर आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।